स्मार्ट मनी कौन से स्टॉक के अंदर पोजीशन बिल्ड कर रहा है? ये मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूं। जब ये स्टॉक प्राइस लगातार नीचे जा रहा था तो आपको एक चीज दिखेगी, यहाँ पे कभी भी जो वॉल्यूम्स थी ना वो ग्रीन डंडे की बहुत बड़ी नहीं थी। एक आपको यहाँ दिख गई, दो यहाँ पर दिख गई है ना, बट बड़ी डंडे यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे थे। दूसरी चीज, यही स्टॉक जब कंसोलिडेट कर रहा था इस वाले जोन के अंदर, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे करके देखो वॉल्यूम्स बढ़ रही है। अगर आप इसको धीरे धीरे करोगे तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स बढ़ रही है। फिर ऑल ऑफ द सडन बहुत बड़े बड़े ग्रीन डंडे देखने को मिलते हैं। इसको कहते हैं वॉल्यूम। यहां पर जो स्मार्ट मनी होता है वो एग्रीगेट करता है। इसके बाद ये जो स्टॉक होता है ये अप ट्रेंड में चला जाता है, उसके बाद वापस से कंसोलिडेट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये देखो ये फिर से एक एग्रीगेशन जोन है, धीरे धीरे करके खरीद रहा है। फिर एकदम से ग्रीन स्पाइक आया, फिर एकदम से ग्रीन स्पाइक आया, और ये हमें डायरेक्टली बताता है कि एफआईआई यहां पे बिल्ड कर रहा है पोजीशन। अब ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन आएगा कि भाई ये तो पास्ट डेटा है, इससे हमें फ्यूचर कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, फ्यूचर पता करने के लिए आपको यहां पे थोड़ा सा इंटेलिजेंट वे में काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये एनालाइज करना है कि भाई ये ग्रीन डंडे क्यों आए थे। ये वाली रैली शायद आप ना पकड़ पाओ, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए थोड़ा और एडवांस और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप ये वाले ग्रीन डंडे पकड़ लोगे तो आपको पता चलेगा बड़े वॉल्यूम में बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करी है। क्योंकि कोई भी छोटा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर इतने बड़े बड़े स्पाइक नहीं बना पाता अगर कंपनी साइज बड़ा है तो। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे ग्रीन डंडे बनने शुरू हो गए, और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन डंडे हैं ये आपको लगातार बनते हुए दिखेंगे। अब लोग बोलेंगे कि भाई ये तो मतलब एक्सपेंसिव हो चुका है इस समय पे। आप एक को एक चीज समझनी पड़ेगी, एक्सपेंसिव चीज और एक्सपेंसिव होती है। अभी भी इस वाले जोन के अंदर एग्रीगेशन चल रही है, अभी भी कोई भी बड़ा सेल का साइन नहीं दिखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कब आपको बेचना चाहिए किसी भी स्टॉक को? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो सबसे पहली चीज, फंडामेंटल खराब हो सिर्फ तब बेचना चाहिए। अब इसके ऊपर भी आऊंगा कि फंडामेंटल खराब हो गए ये पता कैसे करें। तो चार्ट हमें एक और चीज बताता है। चार्ट हमें क्या बताता है, ये 50 ईएमए, 20 ईएमए, 100 ईएमए और 200 ईएमए की लाइन आपको दिखेगी। जब तक कोई भी स्टॉक यहां पर इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब 20 ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म में तो बुलिशनेस यहां पे दिखेगी। और वो सिनेरियो के अंदर जब ये 200 ईएमए को भी रिस्पेक्ट ना करे, मतलब इसको भी तोड़ करके चला जाए, मैं बात कर रहा हूं ईएमए की, डीएमए की बात नहीं कर रहा, ठीक है? डीएमए की बात नहीं कर रहा, मैं ईएमए की बात कर रहा हूं। ये डायनेमिक होता है, करंट मार्केट के हिसाब से अपडेट करता है अपने ये जो लाइंस हैं इसको। तो जब ये इसके पास आ जाए, इसको तोड़ करके एक वॉल्यूम से नीचे चला जाए, उसके बाद ये माना जाता है कि काफी ह्यूज डाउन ट्रेंड में जाएगा। डाउन ट्रेंड में कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक कोई भी स्टॉक 20 ईएमए, इवन 100 ईएमए के ऊपर है, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट करेगी, कुछ भी होगा। लेकिन जैसे ये 200 ईएमए को तोड़ के नीचे चला जाए, कोई दिक्कत पैदा हो सकती है। यहाँ पे देखो ये एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये तोड़ करके नीचे चला गया, जो मैंने आपको बोला था 200 ईएमए को यहाँ पे टूटा, और इसके बाद ये टूट करके 13% और नीचे गया। वापस से जब रिकवरी आई तब इसने 200 ईएमए को तोड़ा, और जब तक नहीं तोड़ा था देखो कोई खास रिकवरी नहीं आई थी इस वाले जोन के अंदर। जैसे इसने इसको तोड़ा वैसे ही एक अप ट्रेंड के अंदर ये वाली जो कंपनी थी मूव कर गई थी। तो इसके अंदर आपको 3 पॉइंट मिले। सबसे पहला पॉइंट, वॉल्यूम चेक करना है हमें कि भाई वॉल्यूम कैसा है। वॉल्यूम अगर अच्छा है जैसे यहां पर, तो ये एग्रीगेशन जोन है और ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसके, ठीक है। जाएगा नहीं जाएगा ये लॉन्ग टर्म में बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, बड़े इन्वेस्टर खरीद रहे हैं इसको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही हमारा 200 ईएमए वॉल्यूम से टूट जाता है, जैसे कि यहां पर हुआ, बहुत बड़े वॉल्यूम से ये चीज टूट गई, तो स्टॉक क्या होता है, वो अपनी ट्रेंड लाइन चेंज करता है और डाउन ट्रेंड में जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जब इसी ईएमए को 200 ईएमए को तोड़ करके वो ऊपर चला जाता है, तब इस सिचुएशन के अंदर ये अपनी ट्रेंड लाइन चेंज करता है और ऊपर की साइड जाता है। कब हमें सतर्क होना चाहिए? इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये 200 ईएमए के आसपास आपको देखने को मिल जाए, इस वाले जोन के आसपास, सतर्क हो जाना चाहिए। ये 2-3 लाइन जो है ये आसानी से टूट सकती हैं अगर कोई बैड न्यूज आ गई तो ये चीज आपको समझ आ गई कि भाई ट्रेंड रिवर्सल पकड़ना कैसे होता है। ये कुछ पैरामीटर्स अगर आप कंबाइंड करोगे, इसी के साथ साथ आरएसआई, अगर आरएसआई हमें 50 के नीचे मिले, जब इन 3 चीजों को हम कंबाइंड करेंगे, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट टेक्निकल टर्म्स में हमने आज समझा है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। इतने सारे लोग देखते हो और सब्सक्राइब से लिमिटेड करते हो, ये गलत बात है। सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो। आगे चलते हैं, अब सेकंड स्टेप पे आते हैं कि भाई कंपनी ढूंढनी कैसे है, क्योंकि ये सारी टेक्निकल चार्ट है, टेक्निकल एक दिन में खराब हो सकता है, तो इसलिए फंडामेंटली अच्छी कंपनीज ढूंढनी कैसे, इस पर डिस्कस करेंगे और फिर एक स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एफआई की होल्डिंग कम से कम 3% से ज्यादा क्यों होनी चाहिए। हमें ऐसे ही स्टॉक निकाल के दो तभी हमें मजा आएगा, अदरवाइज ट्रस्ट इशू रहता है। इसके बाद हमें देखना है वो ग्रीन डंडे कैसे आए थे, क्योंकि एफआई पोजीशन बिल्ड कर रहे होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना एफआईडीआई, तो एफआई पोजीशन बिल्ड कर रहे होते हैं। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे एटलीस्ट थोड़ी सी जो होल्डिंग है वो बड़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज हमें देखनी है कि मार्केट कैप, हमें बहुत छोटी कंपनी नहीं चाहिए, तो मार्केट कैप एटलीस्ट 5000 करोड़ के आसपास हो, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए जो मार्केट कैप है वो लेस देन 80,000 करोड़
के आसपास हो, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमें देखना है कि जो ईपीएस ग्रोथ है ना, वो एटलीस्ट लास्ट 3 साल की कम से कम 10% से ज्यादा ग्रो कर रही हो। उसके बाद हमें सिर्फ वो कंपनी चाहिए जिसका जो क्वालिटी स्कोर हो वो एटलीस्ट 80 से ज्यादा हो। 80 से ज्यादा मतलब कंपनी जो है वो अच्छी क्वालिटी के अंदर है, और हमें वही कंपनी चाहिए जिसके अंदर मोमेंटम हो, क्योंकि तभी हम वो वॉल्यूम वाला जो एनालाइज किया ना हमने वैसे स्टॉक निकाल पाएंगे। सो मोमेंटम स्कोर भी हमारा एटलीस्ट 70 से ऊपर होना चाहिए। हमें 36 स्टॉक मिल गए जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं इस फिल्टर के अंदर, ठीक है। अब ज्यादातर लोग 36 को एनालाइज नहीं कर सकते, इसलिए क्वालिटी स्कोर में 80 से बढ़ा करके 90 कर दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी कंपनी ही चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ रही हो। अब 20 स्टॉक को एनालाइज करना भी मुश्किल होगा, तो मेरे को चाहिए स्मार्ट मनी जहां पे पोजीशन बिल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले हमारी जो कंपनी है उसके अंदर 8% के आसपास स्टेक लिया है, दूसरी वाली के अंदर 5%, और इस तरीके से हमें टॉप टू बॉटम मिल जाएंगे ज्यादा से कम वाली स्टेक। तो हम स्टार्टिंग की जो कंपनीज होंगी 10 उसको एनालाइज करेंगे, और इसी तरीके से आप शार्पली के ऊपर काफी सारी स्ट्रेटेजीज को बिल्ड कर सकते हो। और जो इनका प्रो टूल है इसके अंदर आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, फैक्टर मॉडल बना सकते हो, इनके पास अल्फा लैब भी है। यहाँ पे आपको टाइटन ट्रैकर भी मिल जाता है, यहाँ पे सारे बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो दिखेगा, क्वार्टरली रिजल्ट का ट्रैकर भी मिल जाता है। सारे रिजल्ट्स आप एक जगह देख सकते हो कि कौन सी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, कौन सी कंपनी के बुरे। तो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो जो कि रैंडम कंपनीज चूज नहीं करता, तो मैं बोलूंगा शार्पली को जाके जरूर चेकआउट करना। और यहाँ पे आप अभी 15 प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा फ्री स्ट्रेटेजी का। अब बात करते हैं ऐसी कंपनी की जहां पे एफआईआई पोजीशन बिल्ड कर रहा है, और आपकी नजरों में वो कंपनी होनी चाहिए, आपकी वॉच लिस्ट में वो कंपनी होनी चाहिए। जब भी वो कंपनी 10, 15, 20% क्रैश कर जाए तो टेक्निकल और फंडामेंटल के बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो कि अब करना क्या है उस कंपनी के अंदर। सबसे पहली कंपनी हमारी एल&टी, और ये मेनली काम करती है इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर, ईपीसी सेक्टर के अंदर, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हाइड्रोकार्बन पावर प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर, डिफेंस के अंदर, आईटी के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एंड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको एल&टी के बारे में बताता हूं जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। जो भी हमारी पीएलआई स्कीम है उसके अंदर जो एक कंपनी है जो ज्यादातर स्कीम का फायदा उठा रही है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जो हमारा सोलर की स्कीम है, जैसे हमारी डिफेंस की स्कीम है, हमारी जो न्यूक्लियर की स्कीम है, इन सारी की सारी स्कीम के अंदर छोटा बड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा मेन रोल है एल&टी का, है ना। तो इसी वजह से ये कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। सेकंड सेक्टर है हमारा पावर सेक्टर, और इसके अंदर जो इंडिया है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इस सेक्टर को काफी ज्यादा पुश कर रही है, बिकॉज हमारी डिमांड काफी ज्यादा है, और अभी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ते हुए दिख रही है। आने वाले टाइम पे डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर बनेंगे, उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत होने वाली है। तो ये जो सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, ये आपकी नजरों में होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म के अंदर वोलेटिलिटी यहां पर रहेगी, तो यहां पे थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए, आएगा भी। तो ये सेक्टर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ अलाइन होता है। यहां पे मेनली दो हमारी कंपनी है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, इसके ऊपर भी एनालिसिस आप जरूर करना। पहली कंपनी है हमारी अदानी पावर, और ये जो कंपनी है ये लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, और इसी के साथ साथ इसकी जो सब्सिडरीज है वो सेल करती है पावर जनरेटर फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट अंडर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग पावर परचेज एग्रीमेंट, शॉर्ट टर्म पीपीए ऑन मर्चेंट बेसिस। दूसरी कंपनी है इस सेक्टर के अंदर जिसका नाम है टाटा पावर कंपनी। ये भी प्राइमरीली इन्वॉल्व है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ये प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकली कंप्लीट थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है ये रिन्यूएबल सोर्सेस के थ्रू प्रोड्यूस करती है, मतलब क्लीन एनर्जी। आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, इवन जो ईयू है जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, वो भी क्लीन एनर्जी साइड मूव हो रही है। हमारी काफी सारी डील हो रही है यूरोपियन यूनियन के साथ, वो कह रहे हैं क्लीन एनर्जी लेकर के आओ, डिस्काउंट हमसे पाओ। और यहां पर ये जो कंपनी है ये काफी तेजी से ग्रो कर रही है अपनी कैपेसिटी को, तो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने तीसरे सेक्टर की। मुझे एक चीज बताओ, इंडिया का मेन डिविडेंड क्या है? इंडिया किस चीज के लिए फेमस है? इंडिया अपनी पॉपुलेशन के लिए फेमस है, राइट, कि उनके पास काफी सारी जनता है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी टॉप 10, टॉप 15 जनता है इंडिया की, वो काफी ज्यादा कंज्यूम कर रही है, और जब वो कंज्यूम करती है तो वो लग्जरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है। जब वो कंज्यूम करती है तो वो क्लीन एनर्जी को कंज्यूम करना पसंद करती है। जब वो कंज्यूम करना पसंद करती है तो फ्यूचर को कंज्यूम करना पसंद करती है। और जब भी हम बात करते हैं ना ये चीज महंगी हो गई, ये चीज सस्ती हो गई, 10 रुपए महंगी 10 रुपए सस्ती, ये जो लोअर पार्ट है हमारा, ठीक है, जहां पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रहता है,
आप और मेरे जैसा उनको इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन जो अपर क्लास है, एलीट क्लास है, जो कि HNI के अंदर आते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसके अंदर अभी भी कमी नहीं आई है। मतलब क्या है, जो हमारी गाड़ियों वाला सेगमेंट है, जहां पे हम ईवी गाड़ियां बनाते हैं, SUV गाड़ियां बनाते हैं, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। आज की डेट में कोई भी इंसान है उसके पास एक SUV आपको जरूर मिलेगी। मतलब 10 में से 4 लोगों के पास आपको एटलीस्ट SUV मिलेगी, और ये नंबर धीरे धीरे करके ईयर ऑन ईयर लेवल पे बढ़ता जा रहा है। और इस सेक्टर के अंदर जो एक कंपनी है जो कि डोमिनेट कर रही है, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये जो कंपनी है ये 2 व्हीलर में भी है, 3 व्हीलर में भी है, PV के अंदर भी है, CV के अंदर भी है, ट्रैक्टर के अंदर भी है, अर्थ मूवर के अंदर भी है, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस कंसल्टिंग सर्विसेज, डिफेंस, एनर्जी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और भी काफी सारी सब्सिडरीज आपको इस पर्टिकुलर कंपनी की देखने को मिलेंगी। और SUV के अंदर तो ये लीड करती ही है। और एज ऑफ नाउ आप देखोगे एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई से 15 से 20% जो कंपनी है ये क्रैश हो चुकी है। तो जिस समय पे FI वापस से पोजीशन बिल्ड करेंगे, जब मैंने आपको एक वॉल्यूम वाला आइडिया दिया, जब वो वॉल्यूम धीरे धीरे करके बढ़ेगी तो मतलब एग्रीगेशन फेज के अंदर जाएगा, तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अब हमने एलीट की बात कर रही, तो भाई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात क्यों नहीं करेंगे? डिमांड तो वहां से भी आने वाली है, पार्ट तो हमारे देश का ही है ना, थोड़ा कम खरीदेंगे, थोड़ी सस्ती चीज खरीदेंगे। तो इसी वजह से हम 2 व्हीलर की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, उसका नाम है बजाज ऑटो। जो बजाज ऑटो है ये फ्लैगशिप कंपनी है बजाज ग्रुप की, जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडिया के अंदर। 79 कंट्रीज के अंदर ये एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे कि लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और भी काफी सारी कंट्रीज के अंदर। तो ये जो कंपनी है ये आपकी वॉच लिस्ट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट के जो सेगमेंट है वो बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर KTM काफी पॉपुलर है, आपने सुना होगा। आपको पता है कौन बनाती है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, एक इंटरेस्टिंग चीज और एक इंटरेस्टिंग थीम आप नोट कर पा रहे होगे, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। अगर आप फोकसली देखोगे तो ये चीज हो रही है। वो चीज क्या है? वो चीज है ट्रैवलिंग। इंडिया के जो लोग हैं, अगर आप बड़े हो तो आपके जो बच्चे होंगे, वो काफी ज्यादा ट्रैवलिंग की साइड मूव कर रहे हैं। मुझसे जो पुराने लोग थे वो ट्रैवल नहीं करना चाहते थे, वो फैमिली बसाना चाहते थे, वो सेविंग करना चाहते थे, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते थे। मेरी जनरेशन और मेरे से जो यंगर जनरेशन है, मतलब मेरी जनरेशन भी कम, मेरे से यंगर जनरेशन जो है वो ज्यादातर ट्रैवल करना चाहती है। पैसे कमाते ही ट्रैवल करना चाहती है, एक्सपीरियंस करना चाहती है। और एक्सपीरियंस कैसे? ट्रेन में करना चाहती है? नहीं, वो करना चाहती है लग्जरी प्रॉपर्टीज के अंदर। अब जो लग्जरी अफोर्ड कर सकता है वो तो कर रहा है और इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है, और उसी से इंस्पायर हो रहा है वो यूथ जो कि इस समय पे पैसा नहीं कमा रहा, लेकिन लग्जरी तो उसे भी चाहिए। और इंडिया का सबसे लग्जरी होटल कौन सा है? ताज होटल। हर किसी का सपना है कि भाई एक बार तो ताज में जाकर के रहना है, और इसी वजह से हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए इंडियन होटल। इंडियन होटल इंडिया की लीडिंग हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। इसके अंदर काफी सारी लग्जरी, सेमी लग्जरी, इसके अंदर अपर क्लास और अपर लग्जरी मिड स्केल सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो कंपनी है ये 4 कॉन्टिनेंट और 12 कंट्रीज के अंदर फैली हुई है, ओवर 100 सिटीज। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये जो कंपनी है ये डाउन ट्रेंड के अंदर जा चुकी है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव हो गई थी, जो रेवेन्यूज थे वो थोड़े से हिट हुए, क्योंकि देखो जो हॉस्पिटैलिटी वाला सेगमेंट है वो एक्सपेंसिव सेगमेंट है, केपेक्स वाला सेगमेंट है। मतलब नया होटल खोलोगे तभी तो लोग जाके वहां पर रहेंगे, राइट? ये चीज होती ही है। तो इसी वजह से जो केपेक्स है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी आती है। तो जब जब ये स्टॉक 30, 40, 50% पे क्रैश पे मिल जाए तब हमें एग्रीगेट करना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, ये आपकी मर्जी है करना ही नहीं करना, अपने एक्सपर्ट से पूछ लेना। अगर आपके पास कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट है, एडवाइजर है, उससे जरूर पूछ लेना। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस कंपनी के बारे में मेरे से काफी सारे लोगों ने पूछा था, बिकॉज इसको मैंने अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया था। मतलब ऐसी काफी सारी कंपनी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है जो कि अर्ली स्टेज पे थी, और उन कंपनीज के जो ग्रोथ हमें देखने को मिली उसको देख के काफी लोग एक्साइट हुए और पूछ रहे थे करना क्या है। उनमें से एक कंपनी है जो कि मेरे खुद के पोर्टफोलियो के अंदर भी है, उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये जो बैंक है ये महाराष्ट्र के अंदर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और भी अदर बैंकिंग के अंदर काम करता है। अब इसके अंदर एक चीज है, तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है, मैंने इनिशियली डिस्कस किया था तब भी मैंने ये डिस्क्लोज करा था। अब एक क्वेश्चन लोगों का ये आता है कि अब करना क्या चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखा हुआ है। सो मेरा एक सिंपल सा सजेशन रहता है, देखो सिंपल सी बात है, ये जो कंपनी है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, पीई पर्सपेक्टिव से नहीं, वैल्यूएशन PEG मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, कि भाई अर्निंग आ रही है नहीं आ रही, उस पर्सपेक्टिव से 1 के अंदर हमें देखने को मिलेगी। जो मैंने आपको स्क्रीन में बताया उसमें भी आपको यहां पर दिखेगी। और इसी के साथ साथ जो FI की पोजीशन है वो भी बिल्ड हो रही है। तो यहां पर क्या करना चाहिए, मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मैं जो कर रहा हूं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है।
एटलीस्ट 10 से 15% मतलब 20% का हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि कंपनी कैसे मूव करती है। स्टॉप लॉस क्यों? क्योंकि अगर ये जो कंपनी है ये 200 ईएमए के नीचे आ गई, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दिखाया ना, 200 ईएमए अगर इससे नीचे आ गई तो रिस्क बढ़ जाता है। 200 ईएमए के नीचे अगर ये वॉल्यूम से क्लोज होती है तो मैं यहां पर इसको बेच दूंगा। अगर ये 200 ईएमए के ऊपर ऊपर ट्रेड करती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसे होल्ड करूंगा। ये मेरा ओपिनियन है। जब भी कोई पूछता ना यार कब बेचना चाहिए स्टॉक, 200 ईएमए एक डिसेंट तरीका हो सकता है एनालाइज करने का। इसी के साथ साथ थोड़ा फंडामेंटल आप एनालाइज करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, जो कंपनी की ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत कुछ बताती है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसी के साथ साथ एक मेगा ट्रेंड इस समय पे चल रहा है एआई डेटा सेंटर सेमीकंडक्टर का, उसकी अपॉर्चुनिटी, रियल अपॉर्चुनिटी कहां पर है यूएस में, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन से ईटीएफ है, कौन कौन से स्टॉक है, उसका पार्ट 1 में बना चुका हूं। इस पे क्लिक करके देख लेना। यहां पर भी जो रिस्पॉन्स है ना बहुत तगड़ा है, कंपेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।